चलिए देखो, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं किंतु ग्रह नहीं दिखते हैं, है ना, ये क्वेश्चन। तो समझिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसके बाद क्या है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारा टिमटिमाता है किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाता है। तो ग्रह नहीं टिमटिमाता है या टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? तारों के बारे में क्या बताए थे कि तारा जो है पृथ्वी से काफी दूर है और तारा से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक आने में उसको वायुमंडल के कई लेयर से गुजरना पड़ता है। वह कभी सघन, कभी विरल, कभी अविलंब की ओर मुड़ जाता है तो कभी अविलंब से दूर भागता है, जिसके कारण हमें नजर आता है कि तारे क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। उसी तरह से चलो आराम से आंधी तूफान जी समझ जाओ। चलिए अगला देखो, ग्रह नहीं टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? समझिएगा, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफी क्या है, नजदीक है। तारा पृथ्वी से काफी दूर है लेकिन ग्रह काफी नजदीक है, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन जो है ना शून्य होता है, लगभग न के बराबर। अब बताइए, वायुमंडलीय अपवर्तन होता, प्रकाश कभी सघन में तो कभी विरल में जाता, कभी अविलंब की ओर मुड़ता तो कभी अविलंब से दूर भागता, तब हमें वह तारा नजर आता ना। वह कभी बुत रहा है कभी बढ़ जा रहा है, यानी भुभुका रहा है, इसको हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना। लेकिन ग्रह में वो बात नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रह पृथ्वी से क्या है, काफी नजदीक है और नजदीक होने के कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण यह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आता। बोलो कोई दिक्कत? अगर दोनों क्वेश्चन को एक ही में पूछे तो पूछता है कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं, क्यों? तो तारे टिमटिमाते हैं इसका आंसर लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं उसका आंसर लिख देंगे, आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत एक क्वेश्चन में कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? समझ में आ गया? अगला देखिए, तारों की स्थिति आभासी क्यों होती है? अरे बात समझ में, तारों की स्थिति आभासी क्यों होती है? देखिए, आभासी स्थिति, आभासी होने का मतलब है कि तारा आपको आकाश में जब दिखता है, ठीक है, तो उसकी स्थिति आभासी दिखाई देती है। यानी वो जहां रहता है एक्चुअली में वहां वो नहीं दिखता है। अरे बात समझ में, जहां तारा एक्चुअली में रहता है वहां वो नहीं दिखता, उसकी स्थिति आभासी दिखती है, कभी दिखता है कभी न भी दिखता है। अरे बात समझ में, तो ये ऐसा क्यों होता है? तारों की स्थिति आभासी क्यों होती है? देखिए ध्यान से, सभी का रीजन एक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति में बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। वायुमंडल जो है ना एक परत से नहीं बना होता है, विभिन्न, कभी गर्म, कहीं गर्म तापमान है, कहीं ठंडा तापमान है, जिसमें जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या करता है, गर्म तापमान है तो वहां पर कुछ उसका स्थिति होगा, ठंडा तापमान है वहां पर उसका कुछ स्थिति होगा, है ना। तो इस प्रकार वायुमंडल के विभिन्न परतों से यह क्या होता है, बना होता है। पृथ्वी के नजदीक वाला परत जो है ना सघन होता है, जो नजदीक में पृथ्वी से परत होगा ना वो क्या होगा, सघन, और जो दूर सघन होता है अर्थात इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और जो सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। जैसे पृथ्वी के ऊपर हम जाते हैं अपवर्तनांक घटते जाता है, क्यों? कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइए, देखिए एक डायग्राम से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं
कि अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी, ठीक है। तो नजदीक वाला जो परत है, मान लेते हैं जो नजदीक वाला परत है, ये मान ले नजदीक वाला परत है, जब यहाँ पर आप खड़े हो तो ये जो नजदीक वाला परत है, तो ये क्या है, सघन, क्या है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, वैसे वैसे क्या होते जाएगा, वह विरल होते जाएगा। यानी यहाँ का अपवर्तनांक ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ोगे वैसे वैसे अपवर्तनांक क्या होते जाएगा, वह घटते जाएगा, यानी कमते जाएगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, घटते जाता है। जब तारों से प्रकाश की किरण चलती है तो उसके लगातार अपवर्तन होते रहता है, नहीं जी। जब तारा से जैसे प्रकाश की किरण चलेगा तो लगातार अपवर्तन होगा। सघन में है तो कुछ और अपवर्तन होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा विरल होते जाएगा, इसका अपवर्तन क्या होता है, देखो अपवर्तन घटते जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन घटते जाएगा, है ना। उसका लगातार अपवर्तन होता है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिस वजह से तारों की स्थिति आभासी होती है। बोलो कोई दिक्कत, हम क्या समझेंगे फिर से, देखिए। तारों की आभासी स्थिति होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायु के विभिन्न परत से वायुमंडल बना हुआ है, वायु के विभिन्न परत से वायुमंडल बना हुआ है। जैसे देखो, पृथ्वी के नजदीक वाला जो परत है ना, वो सघन होता है, अर्थात उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वह विरल माध्यम में पहुंचते हैं और अपवर्तनांक घटते जाता है। बोलो कोई दिक्कत है। जब तारों से प्रकाश की किरण चलती है तो उसका लगातार क्या होता है, अपवर्तन। काहे लगातार अपवर्तन होता है जी, काहे कि हम सघन से कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे विरल, तो लगातार अपवर्तन होता है, अर्थात वो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है जी। चलो अगला देखो। चलिए अगला है अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय मतलब जब सूर्य उगता है ना, उसके आगे, उसके आगे नहीं, अग्रिम सूर्योदय। बात समझिए, पूरा पहले समझा देते तब, पूरा पढ़ते तब समझाते। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, यानी बाद में। अग्रिम मतलब आगे और विलंबित मतलब बाद में। सूर्यास्त किस घटनाओं के कारण होता है पता है। अग्रिम सूर्योदय जब सूर्य उगता है ना, जब सूर्य उगता है तो 2 मिनट पहले ही वो आपको दिखाई दे देता है। सूर्य जब उगता है निकलने से पहले, सूर्य निकला भी नहीं और आपको 2 मिनट पहले वो दिखाई दे देता है। आ रहा बात समझ में। विलंबित सूर्यास्त जब सूर्य डूब डूब जाता है ना, फिर भी आपको 2 मिनट तक वो दिखाई देते रहता है। तो उगने से पहले 2 मिनट तक, उगने से पहले ही 2 मिनट दिखाई दे दिया, पहले ही 2 मिनट, और डूबने के बाद भी 2 मिनट तो दिखाई दिया, तो कुल कितना मिनट हो गया, 2 और 2। तो वही कहते हैं कि इसमें एक दिन की आभासी लंबाई कितना होता है, 4 मिनट। वास्तविक स्थिति में वो रहता ही नहीं है। जब नहीं उगा है फिर भी हम देख रहे हैं, और डूब गया है फिर भी हम देख रहे हैं। तो आभासी स्थिति में हम उसको देख रहे हैं। तो के मिनट हम देख रहे हैं उसको आभासी स्थिति, 4 मिनट एक दिन में। 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को। बोलो कोई दिक्कत, तो इसको हम समझते हैं। यह वायुमंडल अपवर्तन के कारण ये सब होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, बात समझना। ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं, आप लोग हैं, है ना। इस पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर क्या क्या होगा, पेड़, घर, अरे छोड़ो ना, इतना बनाना जरूरी है। ये मान लेते हैं क्या है, ये पेड़ ना ठीक हुआ।
ये पेड़ है। पृथ्वी पर देखो इतने चीज होते हैं, यानी पेड़, घर, बहुत सारे चीजें। लेकिन अब बताइए, देखिए क्या होता क्या है। कि मान लेते हैं कि हमारी नजर में जो है ना, देखिए सूर्य जो है, सूर्योदय, हाँ, सूर्य जो है, हम यहां तक के देख सकते हैं। कहां तक के? जब सूर्य यहां से ऊपर जाएगा तब हमारी आंख देखेगा। इधर में अब बताइए, सूर्य यहां होगा तो क्या हम देख पाएंगे सूर्य को? देख पाएंगे? तो उस समय कहेंगे कि रात है। क्या है? रात है। जब सूर्य ऊपर उठा, यहां आया, क्या हम देख पाएंगे? हमारी आंख देखेगी? नहीं देखेगी, तो हम कहेंगे कि रात है। जब सूर्य यहां आया, क्या हम देख पाएंगे? नहीं देखेंगे। ठीक है। अगला में थोड़ा सा और ये बढ़ा देते हैं कि अगला में गोल बढ़िया बन जाए। अब यहां आया है तो ये नीचे, फिर भी हम सूर्य को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। काहे कि 2 मिनट आभासी समय हो जाता है। क्या होता है कि जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो सूर्य रहता है नीचे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे आप पानी में कोई सिक्का डालना, पानी में सिक्का डालोगे तो सिक्का पेंदी पर रहेगा, लेकिन देखोगे तो लगेगा कि कुछ ऊपर उठल है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो ये वायुमंडल में घटना हो रहा है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो जैसे ही यहाँ सूर्य आएगा तो कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, यानी 2 मिनट का आभासी समय दिखाई देता है। तो कुछ उठा हुआ दिखाई देगा तो आपको सूर्य दिखने लगेगा। वो है नीचे, लेकिन सूर्य ऊपर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है, सूर्य को कुछ उठैले रहेगा। अरे बात समझ में? समझ गए जी? उसी तरह से अब यहाँ पे होता है, मान लेते हैं हमारी आंख यहाँ तक देख रहा है। अच्छा रखिए, सूर्य यहाँ है, दो इधर, देखो मान लेते हैं सूर्य यहाँ है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है। सूर्य यहाँ आया, आपको फिर भी दिखाई दे रहा है। सूर्य यहाँ आया, आपको फिर भी दिखाई दे रहा है। अरे बात समझ में? सूर्य जब डूब भी जाता है, यहाँ भी चल जाता है ना, फिर भी कुछ उठा हुआ रहता है, तो कुछ भाग दिखाई देता है। यानी 2 मिनट इधर आभासी और 2 मिनट इधर आभासी, टोटल कितना मिनट आभासी आपको सूर्य दिखता है? 4 मिनट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें एक दिन की आभासी लंबाई कितना होता है? 4 मिनट से बढ़ जाती है। समझ में आया जी? क्लियर है? समझिए बढ़िया से। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है, जबकि दोपहर के समय सूर्य गोल दिखता है। देखिए ये मान लेते हैं पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त जब होगा उस समय सूर्य अंडाकार दिखेगा। अंडाकार यानी कैसा? ऐसे अंडा इस तरह से होता है, इसको गोल नहीं कहते हैं, इसका नाम है अंडाकार। इस तरह से अंडा का भी गोल होता है, देखना तो दोनों तरफ से थोथना निकल रहेगा हल्का, है ना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है तो सूर्य ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब भी दोपहर के समय सूर्य ऊपर रहता है तो एकदम गोल दिखता है। क्यों? कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय जो अपवर्तन है ना, वो अधिक और असमान रूप से होता है। जैसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त होगा उस समय वायुमंडलीय जो अपवर्तन है वो क्या होता है? अधिक होता है। बात आ रही समझ में? अधिक क्यों होता है वायुमंडलीय अपवर्तन? क्योंकि सूर्य उस समय नजदीक में होता है पृथ्वी से। बोलिए, जब पृथ्वी से वह नजदीक में है, अरे बस, तो उस समय वायुमंडल की जो परत है ना वहां सघन है। क्या है?
सघन। और जब सघन है तो उस समय वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ज्यादा होगा। तो सुबह और शाम के समय सूर्य जो है ना पृथ्वी से नजदीक होता है, जिसके कारण उसका वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है ना अधिक और असमान रूप से होता है। जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश की किरण गिरती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर, यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर हो जाता है, क्योंकि जब भी यहां से प्रकाश तिरछा गिरेगा, लेकिन यहां से प्रकाश क्या करे, गिरेगा लंबवत। जब लंबवत गिरता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है, जबकि दोपहर के समय सूर्य गोलाकार दिखता है। देखो फिर से एक बार एकदम माइंड में एकदम सेट करेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार और गोलाकार क्यों दिखता है। देखो हम कहेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है अंडाकार दिखता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है। क्यों अधिक होता है भाई, क्योंकि पृथ्वी से काफी नजदीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है। लेकिन दोपहर के समय सूर्य से प्रकाश कैसे गिरता है, लंबवत सीधे, जिससे वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है, जबकि दोपहर के समय सूर्य गोल दिखता है। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो चलिए अगला क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, ध्यान देना है। देखो प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, सबसे पहले समझेंगे इस शब्द को, समझेंगे प्रकीर्णन मतलब क्या होता है। देखिए प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश को प्रकीर्णित करना, यानी प्रकीर्णित मतलब उसको फैलाना। ठीक है, देखो कभी कभी हम देखते हैं कि ये आप लोग महसूस किए होंगे कि सूर्य डूब भी जाता है ना तो दिने रहता है, उसको हम क्या कह सकते हैं कि अभी दिन है कि रात है, शाम है। तो उसको शाम है तो दिन में आएगा कि रात में आएगा, सूर्य तो डूबा हुआ है, तो सर जब सूर्य डूब जाए तो दिन तो नहीं कहेंगे, वो तो रात हो जाएगा। नहीं फिर भी आपको सूर्य डूबने के बाद भी दिन ही रहता है। वो पता है प्रकाश कहाँ से आता है, जितने धूल कण है ना वायुमंडल में, वो सब धूल कण उस प्रकाश को अपने में ले रहता है। भर दिन प्रकाश पीत रहेगा, सूर्य उगल रहेगा तो कौन, धूल कण। और सूर्य डूबने के बाद वो धूल कण क्या करेगा, प्रकाश को छोड़ेगा। तो प्रकाश को छोड़ता है तो आपको दिन दिखाई देता है। उसके बाद जब उसके पास प्रकाश खत्म हो जाता है ना तो धीरे धीरे रात होने लगता है। वो सूर्य थोड़े है, उसके पास प्रकाश का भंडार है ना। देख ठीक, देखो क्या है आंसर इसका, कि जब सूर्य का प्रकाश, देखिए वायुमंडल में जितना धूल कण है, ये मान लेते क्या है, धूल कण। देखिए डायरी, हम डायरी ना दे जोगिंदर जी, देखिए किसको लेना है, जोगिंदर जी से मांगना। वायुमंडल में जो धूल कण है, जो धूल कण है, जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर गया, ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश इस पर जाता है तो प्रकाश को ये धूल कण क्या कर लेता है ना, अपने में अवशोषित कर लेता है, और फिर अवशोषित करके चारों ओर इसको क्या करता है, फैला देता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, टिंडल प्रभाव क्या है, क्या टिंडल, टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए जब कोलाइडिक कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है, कोलाइडिक कण, कोलाइडिक कण किसको कहते हैं, बोलिए। देखिए दूध जो है ना वो कोलाइडिक कण है, वो होता है दूध में,
दूध जो है ना कोलाइडी कण का उदाहरण है। आ रहा बात समझ में? तो जब कोलाइडी कण से जब ये प्रकाश का परिकिरण ऐसे हो गया, और जो कोलाइडी कण से प्रकाश का परिकिरण होता है उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कण से प्रकाश के परिकिरण को हम क्या कहते हैं? टिंडल। याद हो जाएगा। जैसे टिंडल प्रभाव का उदाहरण हमको कहाँ मिलता है देखने को समझेंगे। जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश आती है तो उसके रास्ते में धूल कण चमकता है। चमकता है कि नहीं जी? अंधेरा कमरा रख दो, खिड़की खोल दो, धूल कण चमकेगा उसके रास्ते में। ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरण आए, देखिए धुआं भी जो है ना वो भी कोलाइडी कण का ही उदाहरण होता है। तो जब कमरा में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरण आए तो उसके रास्ते में चमकते हुए कण भी दिखाई देते हैं। होता है कि नहीं? लग रहा है कि बहुत धूल कण भरा हुआ है। ये सब क्या है? टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तो कोलाइडी कण से अगर प्रकाश का परिकिरण हो रहा है तो उस प्रभाव को क्या कहेंगे हम? टिंडल। बोलिए, कोलाइडी कण से अगर प्रकाश का परिकिरण हो रहा है तो क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण। आप अंधेरे कमरे में जब खिड़की खोल दोगे तो खिड़की से जो भी प्रकाश आएगा तो उसमें धूल कण क्या होता है? चमकते रहता है। दूसरा, जब कमरा में धुआं भरा हो और उसमें प्रकाश आए तो वो भी प्रकाश क्या होता है? चमकते रहता है। ये सब क्या है? टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? आज का क्लास है, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।